गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है, बढ़िया हो। चलिए, पिछली क्लास में हमारा इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो एक सरप्राइज रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए, अब वो समय आ चुका है, ठीक है, उस राज को खोलने का कि सर आप कौन सा चैप्टर कराओगे। तो मैं आपका बुक का दूसरा पार्ट स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और उसमें मैं स्टार्ट करूंगा, बोलो क्या स्टार्ट करूं? बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैंने पहले से ही क्या कर रखा था, ड्रॉप कर रखा था बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट। ठीक है, ये आप देख लो, एक पेज के जितना होगा। मेरे पास A4 साइज कॉपी है तो इसलिए मैंने फुल ले लिया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात सुनो। हम बैलेंस शीट को एक बार में हम पूरा नहीं बनाएंगे, हम धीरे 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 करके हर एक बातों को धीरे धीरे समझेंगे। जब हमारा लास्ट क्लास पूरा हो जाएगा तो लास्ट के जो 10 मिनट बचेंगे उस 10 मिनट में मैं कंप्लीट बैलेंस शीट आपके सामने रखूंगा और फिर मैं आपको पूरा बैलेंस शीट याद करा दूंगा 10 मिनट के अंदर, क्लास के अंदर। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। उससे पहले ये मत कहना कि सर आप बैलेंस शीट का सारा लिख दो और सारा एक बार में समझा दो, याद करा दो। नहीं, फिर आपको दिक्कत आएगी समझने में। इतने सारे आइटम्स को देखकर ना आप डर जाओगे। हम धीरे 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 चलेंगे, फिर हम सारी बातें क्लियर करेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये आप ड्रॉ करो साथ के साथ। ओके, लिखना चालू करना। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं क्योंकि मुझे अब क्या करना है, पूरे बैलेंस शीट को नहीं लेना मैं, तो अब बस थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, आराम से, क्योंकि आपका जो पार्ट बी वाला बुक है ना वो पूरा बैलेंस शीट पे टिका हुआ है। अगर बैलेंस शीट अगर आपको बढ़िया से समझ में आ गई फिर आपको कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप इसमें लिखना नंबर 1, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, बोलो बातें नहीं करना, मैं पहले आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूं, बातें नहीं करना है आपको। ठीक है, मैं बैलेंस शीट याद करा दूंगा। ठीक है, मैंने कैसे याद किया था ये भी मैं बता देता हूं, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, मैं खुद बैलेंस शीट को एक बार देखा, मैं बस इतना सोचा कि आखिर क्यों बैलेंस शीट को इतना चेंज किया गया और आखिर क्या क्या चेंज आया था पुराने बैलेंस शीट से, बस। ठीक है, आओ आपको भी मैं याद करवा दूंगा, घबराना मत। शेयर होल्डर फंड में हमने पढ़ रखा था इश्यू ऑफ शेयर में कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, शेयर कैपिटल, फिर आएगा हमारा सर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आएगा, बोलो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, और उसके बाद नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ओके, ठीक है, तो देखो हम, मैं जो, ध्यान से सुनना मेरी बात,
एकदम क्लियर कट सुनना पूरा। देखो ये जो बात है ना शेयर कैपिटल का, ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया है आपके साथ इशू ऑफ शेयर्स में। इसके सारे प्रैक्टिकल सम्स, इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने इशू ऑफ शेयर्स में सीख लिया। इसका भी हमने क्या किया है, पूरा बढ़िया से इशू ऑफ शेयर्स में कॉन्सेप्ट समझ लिया। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका डिटेल में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में कि और भी क्या क्या आइटम आते हैं। ठीक है, और मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैं बैलेंस शीट स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है। ठीक है, फिर हम समझाएंगे आपको एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो पहले हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, इसमें हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करना। इसमें मैं थोड़ा सा नाम लिखवाऊंगा, उस नाम को पढ़ के चले जाना। ये मैं समझा देता हूँ, ये मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हम। नंबर 1 हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो होता है कंपनी में, कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं। इधर देखो पहले, ये है कंपनी। कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि मेरे कंपनी का आप क्या करो, शेयर खरीद लो। आप शेयर खरीदोगे तो आप मेरे कंपनी के क्या कहलाओगे, ओनर। जैसे ही आप ओनर बन गए तो हम आपको किस नाम से बुलाएंगे, शेयर होल्डर्स के नाम से आपको बुलाएंगे। ठीक है, अब ये जो शेयर्स होते हैं कंपनी इनको क्या कर देगी, बदले में शेयर दे देगी। ये क्या लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, और कंपनी इनको बदले में एक शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। ठीक है, अब ये जो शेयर्स होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इक्विटी शेयर्स, और दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। देखो एक को अगर आप डिफाइन करते हो ना, इसको अगर आप डिफाइन करते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। सब प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता देना। दो बातों के यहां पे हम प्राथमिकता देंगे। पहला कि जब प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, उनको जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो, जब आप बैंक में पैसा लगाते हो, आप बैंक में जब इन्वेस्ट करते हो तो बैंक से आप क्या उम्मीद रखते हो कि बैंक हमें बदले में क्या देगा, सर हमारे को इंटरेस्ट देगा जो कि मेरा इनकम है। उसी तरह ये जो शेयर होल्डर है, ये कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो ये कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे बदले में, सर डिविडेंड। ठीक है, ये क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है। ठीक है, अब इनको दो चीज दिया जाता है। पहला फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इनको जो डिविडेंड का जो रेट होता है ना, वो फिक्स्ड होता है। जैसे बैंक में इंटरेस्ट आपको पहले बता दिया जाता है कि हम 10% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज दिया करेंगे, उसी तरह इनका भी रेट ऑफ डिविडेंड जो होगा ना, वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इक्विटी वाले का फिक्स्ड नहीं होता। दूसरा, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, ठीक है ना, कंपनी को जब बंद करना पड़ता है तो यहां पे लाइन लगी रहती है, बहुत जनों की लाइन लगी रहती है पैसे लेने के लिए। सबसे लास्ट में कौन रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले रहते हैं, और उसके ठीक पहले कौन रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले रहते हैं। ठीक है, ठीक उससे थोड़ा सा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले रहेंगे। तो इसका मतलब जब कंपनी की जो वाइंडिंग अप होती है ना, तो उस समय पैसे लेने के लिए सबसे पहले कौन रहेगा, प्रेफरेंस वाले रहेंगे इक्विटी के पहले। तो मतलब इनका पेमेंट पहले होता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। ठीक है, तो दो बातें, एक तो सर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स मिलेगा, और कंपनी जब वाइंडिंग होगी तो इनका रिपेमेंट क्या करेंगे हम,
पहले देंगे, किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले का। किससे पहले देंगे? इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, क्लियर है बात? ठीक है सर। हाँ, बस इतना ही इसमें चर्चा करना है और कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल सम्स हम कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में आपको ना नाम पूछेंगे, ठीक है। वो सब नाम मैं लिखवा देता हूं। जितने नाम लिखवाऊंगा बेटे उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। लिखते जाना, लेकिन आप नोट करते जाना सारी बातों को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बोलो सर? सबसे पहले आप क्या करो, अजीब अजीब नाम लिखो। कैपिटल रिजर्व, ये आपने पढ़ रखा है जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। दूसरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब आप शेयर्स को इश्यू करते हो फेस वैल्यू से ज्यादा। तीसरा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटी को जब हम रिवैल्यूएट करते हैं तब उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है सर। एक होता है आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CRR। सर एक होता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, लिखते रहना साथ साथ बेटे। सर एक होता है आपका जनरल रिजर्व। सर एक होता है आपका कंटिंजेंसी रिजर्व, आपातकालीन रिजर्व। बस करो सर, लिखते चलो बेटे, क्या करना है? याद ही तो करना आपको, ठीक है सर। और बताओ सर, कोई बढ़िया सा नाम बताओ, एक अच्छा नाम लिखूं क्या? बोलो, लिखूं? याद करके जाना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। एक होता है सर सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप लोग पीएल अकाउंट बोलते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट लॉस आता था उसको यहां पे लिखा जाता है इस नाम से, ठीक है सर। इतना याद करने से हो जाएगा? हाँ बेटे, सफिशिएंट है, मैं कह रहा हूं ना, सफिशिएंट है आपके लिए, घबराना मत एकदम, ठीक है। ओके, चलिए अब तीसरा हमारा बैलेंस शीट में क्या था बताओ? तीसरा हमारा, इधर आ जाओ, तीसरा था सर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर होल्डर। ये क्या होता है? अब आ जाओ, ध्यान से सुनना, देखो एकदम बढ़िया से सुनना। शेयर, इधर ये क्या था? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर होल्डर। देखो ये कोई कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी के शेयर होल्डर है। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जितने भी कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं ना, इनका नाम एक रजिस्टर में लिखा जाता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका नाम एक रजिस्टर पे लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं? उसी तरह इनका नाम एक रजिस्टर पे लिखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर।
ठीक है। अब ये मान लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं किसी एक का, मिस्टर एक्स है, ये क्या चाहता है, ये अपना शेयर बेचना चाहता है मिस्टर वाई को, ठीक है। कंपनी कहती है कि देखो आप, हमारी ये पब्लिक कंपनी है, कंपनी कह रही है कि भैया देखो आपका शेयर है और हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आप अपना शेयर फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, ओके। तो मिस्टर एक्स जो है वो अपना शेयर किसको बेच रहा है, मिस्टर वाई को। तो अब मिस्टर एक्स का जो नाम है वो कंपनी क्या करेगी, अब उसके नाम से उसका नाम हटा देगी, ठीक है ना, उसका नाम अब नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या कंपनी काटाकुटी करती है, नहीं बेटे, एक कॉलम होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेट ऑफ सीजन, सीज कर दिया गया है, वहां उसके कॉलम पे लिख दिया जाएगा और नया शेयर होल्डर का नाम आ जाएगा मिस्टर वाई, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ऐसे रहा तो क्या होगा, मिस्टर एक्स के पास मान लो 10,000 शेयर है, तो वो तो दिन भर ऐसे खरीदता रहेगा, बेचता रहेगा, मजाक करते रहेगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है ना, जब आप शेयर्स को बेचते हो ना, तो कंपनी क्या करती है, एक फीस चार्ज करती है जिसका नाम होता है शेयर ट्रांसफर फीस। एक नॉमिनल अमाउंट होता है जो शेयर्स ट्रांसफर के वैल्यू पे लगता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। सर इसी को कहते हैं क्या, नहीं नहीं, इसको अभी कॉन्सेप्ट कहां मैंने समझाया बेटे, अभी सुनो तो सही, ठीक है। अब क्या होता है, कंपनी क्या करती है ना, कंपनी अपने शेयर्स को बिकवाने के लिए, ठीक है ना, आपको पता है कि कम से कम 90% क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में बड़े बड़े लोगों को अपॉइंट करती है, ये है बड़े बड़े लोग, देखो मैं इनका चेहरा थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ठीक है ना, ये बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। इनका नाम होता है अंडर राइटर्स, ठीक है। और कहती है कंपनी की भैया देखो आप मेरे शेयर्स बिकवा देना और बदले में हम आपको क्या देंगे, कमीशन। हाँ सर आपने पढ़ाया था हमें इश्यू ऑफ शेयर्स में, ठीक है। अब ये अब क्या करेगा, कंपनी का शेयर्स ले लिया मान लो 5,000, ठीक है, मान लेते एक बार, मान लो बेटे, है ना। अब ये क्या करेंगे, इनके तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट है मार्केट में, ये अपने क्लाइंट्स को बेचेंगे, बोलो हाँ या ना, इनको बेचेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, कंपनी क्या बोली कि भैया हम आपको क्या किए, शेयर दे दिए, आपका नाम हम क्या कर देंगे, रजिस्टर पे एंटर कर देंगे, यहां पे आप जब बेचोगे तो हम आपसे क्या लेंगे, शेयर ट्रांसफर फीस। बताओ क्या अंडर राइटर्स ऐसे मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे भैया एक तो हम आपका भला करवा रहे हैं, आपका शेयर बिकवा रहे हैं, है ना, ऊपर से हम शेयर ट्रांसफर फीस भी दें, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, कंपनी को कहेगा कि देखो हम तो नहीं आपका शेयर बिकवाएंगे। तो कंपनी कहती है रुको रुको, हम आपको क्या करेंगे, एक पीस ऑफ पेपर देते हैं जिसका नाम होगा शेयर वारंट, ठीक है। आप इस शेयर वारंट को क्या करना, अपने क्लाइंट्स को इशू कर देना, और हम आपको शेयर सर्टिफिकेट तो दिए नहीं, आपका नाम अभी लिखा नहीं। जब आप ये क्या करोगे, अपने क्लाइंट को दोगे, आपका क्लाइंट हमारे कंपनी में आएगा, इस पर्टिकुलर डेट को हम उनको क्या कर देंगे, शेयर वारंट के बदले शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे। अब वो कंपनी का क्या हो गया, शेयर होल्डर हो गया। हाँ अब ये बेचेंगे तब हम इनसे क्या लेंगे, शेयर ट्रांसफर फीस। तो दिस इज कॉल्ड शेयर वारंट, ये भी एक तरह का, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट है किसका, शेयर सर्टिफिकेट का, ठीक है। अब बात समझ में आई, क्लियर है, ओके डन, ठीक है। अब एक लास्ट है हमारा
एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, ध्यान से सुनना। ये है साल, ठीक है। ये हमारा करंट ईयर है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, ठीक है। अब इस साल के 20 तारीख को 20 मार्च को 2019 को कंपनी ने ना आईपीओ जारी किया, ठीक है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और कहा कि हम 10 दिन का टाइम देते हैं आप लोग को। ये 10 दिन ओपन रहेगा, कितने तारीख तक? 30 तारीख तक, ठीक है। आईपीओ निकाला पब्लिक के लिए कि भैया हम 10 दिन का ऑफर रख रहे हैं, हमारा विंडो ओपन है, 10 दिन में जिसके जिसके फॉर्म आएंगे हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। अब इन 10 दिनों में बहुत सारे फॉर्म आए कंपनी के पास, ठीक है। अब हमारा 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिसीजन लेते हैं क्या? 1 महीने के बाद, कब? 30 अप्रैल 2019 को, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया कि भैया हमें इनके इनके शेयर्स एक्सेप्ट करने हैं और इनके इनके रिजेक्ट करने हैं। ओवर आ गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, अंडर है तो अंडर, फुल है जो भी है ना। तो भैया जो भी डिसीजन हो रहा है वो कब हो रहा है? अलॉटमेंट का 30 अप्रैल 2019 को यहां पे हम क्या कर रहे हैं? अलॉटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहां तो हम क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज, हम बैलेंस शीट बनाते हैं इस डेट का, ठीक है। हमें तो एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका था करंट ईयर में, लेकिन इसका अलॉटमेंट कब हो रहा है? सर इसका अलॉटमेंट हो रहा है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। देखो यहां पे अलॉटमेंट अभी क्या है? पेंडिंग है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन कब हुआ? नेक्स्ट ईयर 30 अप्रैल 2019 को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट। अब क्लियर है? ओके, ठीक है, डन। चलिए आ जाओ। यहां तक क्लियर है? अब ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 में आएगा हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। उसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बी में हम लोग लेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, सी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, नेट, और डी होगा हमारा अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। चलो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है? ये हम बाद में सीखेंगे। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप सुनते चलो, आपको एकदम बैलेंस शीट में ना 1% भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, तीसरा हमारा क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिसमें सबसे पहले आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स किसे कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म बोरिंग्स? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब होगा, ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अब यहां पे ये मेरा साल है, ठीक है, 31 मार्च 2019, और कब चालू हुआ था, 1 अप्रैल 2018 को। आपको पता है हम यहां बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, और कंपनी के पास, कंपनी ने कोई लोन ले रखा था, ठीक है। अब उस लोन का अमाउंट मत जाना, अमाउंट से डिसाइड नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। आपको अब ये देखना है कि जो लोन लिया था उस लोन का पेमेंट का डेट, ड्यू डेट जो है बैलेंस शीट के दिन आप डिसाइड करना कि इस लोन का ड्यू डेट कब है और कितने दिन बचे हुए हैं और कितने समय बचा हुआ है इसका। अगर बैलेंस शीट के डेट पे अगर आप ये देखते हो कि इस लोन का पेमेंट अभी भी 12 मंथ से ज्यादा है, मोर देन 12 मंथ्स है, तो हम उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब क्लियर है सबको, ठीक है, ओके। फिर से सुनो, आपने जो लोन लिया था उस लोन का ड्यू डेट के लिए और कितना समय बचा है ये आप डिसाइड करोगे बैलेंस शीट के डेट पे, ठीक है। अब जैसे यहां पे आप बैलेंस शीट बना रहे हो, अब सोचो ये जो लोन है इसका और कितना समय बचा है ड्यू डेट का। अगर बैलेंस शीट से 1 साल से ज्यादा का अगर अभी भी समय है तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब क्लियर है। अब क्वेश्चन उठता है सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता है, लिखना चालू करना। सबसे पहले लिखो बॉन्ड्स ऑब्लिक डिवेंचर्स, ठीक है। फिर लिखो लोन फ्रॉम ए बैंक बी अदर पार्टीज, सी पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। एक लिखो पब्लिक डिपॉजिट लिख लिया। अब ध्यान से सुनना, बहुत कम ही बुक में ये वर्ड लिखा हुआ है बट मैं आपको समझाता हूं, है ना। आपके बुक में शायद ही मिलेगा या बहुत सारे कम ही बुक में ऐसे देखने को मिल रहा है। लिखो लोन गारंटेड गिवन बाय द डायरेक्टर्स, ठीक है। ये एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है, ओके। लोन फ्रॉम होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, और एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर, ठीक है। इन सब से अगर आप लोन लेके रखे हो और इन सब का सेटलमेंट अगर बैलेंस शीट के डेट से 12 महीने से ज्यादा है तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बहुत सिंपल, याद कराने का तरीका मैं बताता हूं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो इतना सिंपल है, मैं क्या बोलूं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। पहले इसका नाम लिखता हूं मैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में याद रखना, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। जितने भी बेनिफिट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉइज है, ठीक है, उनका प्रोविजन,
ठीक है। जैसे सर एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट देते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीएफ, ठीक है ना। दो तरह के पीएफ होते हैं, एक ईपीएफ होता है, एक पीपीएफ होता है। पीपीएफ पब्लिक के लिए होता है, ईपीएफ एम्प्लॉयज के लिए होता है, ठीक है। फिर सर प्रोविजन फॉर ईएसआई, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, अगर इनका सेटलमेंट का जो पीरियड है बैलेंस शीट के डेट से, ठीक है ना, बैलेंस शीट के डेट से अगर 12 महीने से ज्यादा है, 12 मंथ से मोर ज्यादा है, तो आप उसे कहां ले जाओगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, ठीक है। सर 12 महीने से कम होगा तो वो बात की बात, वो सब आएगा, पहले इतना याद करो, ठीक है ना, ठीक है। आगे पीछे जाओगे बैलेंस शीट कभी याद नहीं होगा, बैलेंस शीट को जिस तरह से बढ़ा रहा हूं उस तरह से याद करो, सारी बातें याद हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो याद करने का तरीका, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जितने भी बेनिफिट्स है जो रिलेटेड है एम्प्लॉय से, उनका जो प्रोविजन बनता है, लाइक प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अगर इनका सेटलमेंट का पीरियड बैलेंस शीट के डेट से 12 महीने से ज्यादा का है तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर वारंटी, ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा, ओके, ठीक है, क्लियर है। चलो सर इसके बाद है नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए चर्चा नहीं करेंगे। लास्ट आपका बचता है सर अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। सर अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या आएंगे, आओ बच्चों बताता हूं मैं आपको इसमें क्या आएंगे, आ जाते हैं, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत, पक्का कॉन्फिडेंस जग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं ये बता दो सर, नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है, हाँ तो ठीक है, एकदम इधर से क्लियर सबको, तो हंसो यार, थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट, मतलब मैं तो आपको सिर्फ देखता हूं, मैं सही कहना, आपके जब चेहरे की जो हंसी होती है ना, आह, जब वो मुस्कुराहट होती है ना, देख के ना मेरा मन करता है कि मैं आज 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 2.5 3 घंटा पढ़ाऊं। नहीं नहीं, एक कह रहे हैं कि सर इसका मतलब हंसना मना है ना, राम गोपाल वर्मा की पिक्चर की तरह। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हंसो, ठीक है ना। चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ क्या कर देती है, दुख तो छोड़ो, मतलब आप जैसे कोई ऑब्जेक्टिव बना रखे हो ना लाइफ में, तो आप हमेशा मन को खुश रखते हो ना, तो उस ऑब्जेक्टिव को पाने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, हर हाल में ना पॉजिटिव रहना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, बढ़े आगे, मजा आ रहा है ना, चलो ठीक है। क्या चीज, स्कूल से ज्यादा मजा आ रहा है, कुछ नहीं समझ आया था स्कूल में, कोई बात नहीं, चलिए आ जाओ, यहां तक क्लियर है। अब हमारा लास्ट है अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, आ जाओ, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, ओह माय गॉड, इसी को अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। सर ये क्या है, इसमें देखो, अभी आप ध्यान से सुनना मेरी बात को,
ये है कोई कंपनी, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है कि एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और एक आपको मैंने बता रखा है बट अभी स्टार्ट नहीं किया हूं, ठीक है। जो टर्म्स 2 का एग्जाम देंगे आप लोग, उसमें ये इसका ये चैप्टर होगा, वहां हम डिटेल में कवर करेंगे। बट एक तरह से ये लोन होता है, बस इतना समझ लो, लोन का ही एक नाम है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, रेडी हो, ठीक है, पूरा ध्यान से सुनना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, और यहीं पे एक एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स और या डिवेंचर हो, जब हम इन दोनों का इशू करते हैं, ठीक है, तो इनका टर्म हम फिक्स कर देते हैं भैया कि हम आपको इतने समय के बाद आपका पैसा लौटा देंगे, ठीक है, ओके। पहली बात तो ये। दूसरा, आपको पता है कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं या हम डिवेंचर जब हम इशू करते हैं, तब हम फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा जो अमाउंट हम लेते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरी बात को एकदम गौर से सुनना बेटी, गलती करके आते हो आप एग्जाम में, मैं बताऊंगा क्या गलती करके आते हो। फिर से सुनो, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर का इशू करते हो, मैं इसको रेड पेन से कर रहा हूं, द वर्ड इंपॉर्टेंट इज इशू। जब आप इशू कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिवेंचर्स का इशू कर रहे हो और आप फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट जो लेते हो, तो उसे आप क्या कहते हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कंपनी कह रही है भैया हम आपका पैसा 10 साल बाद लौटा देंगे, आफ्टर 10 years वे विल रिपे योर अमाउंट। जब रिपे करती है ना कंपनी रीपेमेंट, तो उसको हम लोग रीपेमेंट नहीं बोल के एक सब यूज करते हैं जिसका नाम होता है रिडम्पशन। रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। अगर रिडम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर का, इट मीन्स रिपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और रिडम्पशन अगर डिवेंचर का हो रहा है तो उस केस में हम बोलेंगे रिपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। अब कंपनी कह रही है भैया हम 10 साल बाद आपका पैसा लौटा देंगे, हम आपसे 100 रुपया लिए थे, हम आपको 120 रुपया लौटाएंगे। तो कंपनी जब रीपेमेंट, ध्यान से सुनना, जब कंपनी रिडम्पशन के समय एक्स्ट्रा पेड करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स। अगर डिवेंचर है तो डिवेंचर्स का, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर का। तो प्रीमियम किस पे दे रहे हैं? रिडम्पशन पे। अब सुनो मेरी बात, यहां पे भी प्रीमियम है, लेकिन ये कब है? इशू के समय। जब इशू के समय आप फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट लेते हो तो उसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जब वही फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अगर आप रिपे करते हो तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, ठीक है, ओके। इसी प्रीमियम को हम यहां दिखाते हैं अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज में, ठीक है, याद रहेगा, ओके। बोलो हाँ या ना, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? क्लियर है सबको? डन? बात समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे, हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम आराम से चलेंगे, कोई हमारे को जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, ओके। चलो सर, एक तो ये हो गया, इसका मतलब पहला हो गया सर प्रीमियम
on redemption of preferential oblique डिवेंचर्स। ठीक है, ये हो गया ए। बी नंबर में ध्यान से सुनना, बड़ा अजीब लगेगा आपको सुनने में। सर ट्रेड पेबल्स हैं, सर ट्रेड पेबल्स, हाँ इसी को हम लोग एक नाम से और बुलाते हैं अकाउंट्स पेबल्स। हाँ सर, इसमें हमें याद है, इसमें एक आता है क्रेडिटर्स हैं और एक आता है बिल्स पेबल। सर ये तो हम हमेशा करेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, हम तो ऑलवेज किस पे दिखाते हैं, करेंट लायबिलिटी में। और आज आप ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटे, आज मेरी बात को सुन लो। ठीक है, अगर इस ट्रेड पेबल का सेटलमेंट, ओ माय गॉड, अगर इनका सेटलमेंट 12 महीने से ज्यादा है, मोर देन 12 मंथ्स, कहां से? फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। तब हम इसको कहां दिखाएंगे? अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज में। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर से सुनो। ठीक है ना, आज तक आपने नहीं देखा था कि आप क्रेडिटर बिल्स पेबल को कहां लिखते थे? करेंट लायबिलिटीज में, ट्रेड पेबल के नाम पे। लेकिन अब कह रहा है कि अगर यही ट्रेड पेबल का सेटलमेंट अगर 12 महीने से ज्यादा है बैलेंस शीट के डेट से, तो ये अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में चला जाएगा। ओके, क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए तो आज यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा करेंट लायबिलिटी और डिफरेंस बिटवीन नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी दोनों खत्म करेंगे। फिर उसी तरह एसेट्स का भी हम इसी तरह करेंगे। ठीक है, फिर जिस दिन लास्ट क्लास होगा उसके 10 मिनट पहले हम आपको बैलेंस शीट याद करवा देंगे। ठीक है ना, क्लियर है सबको? पूरा क्लियर है? चलो, तो ये था बैलेंस शीट का आज यहां तक का पोर्शन। इस बैलेंस शीट को हम कंटिन्यू रखेंगे, धीरे 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 चलेंगे। आखिरी पार्ट बचा हुआ है, अभी हम नहीं लिखेंगे जस्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट? डन, बढ़िया, समझ में आ गया? चलो, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।